हाय गाइस, आपका एसबीआई क्लर्क मेंस है 25 फेब को। एंड इस बार तो बहुत सारे लोगों का प्री क्लियर हुआ है। जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनका भी प्री क्लियर हुआ है और वो एक अलग ही एंजाइटी में होंगे कि अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, मेंस देकर आना है। बट डोंट वरी, आप एक स्टेप अहेड ही हो। आप प्री क्लियर करके मेंस देने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ सीख कर आओगे एंड इसलिए आपको कॉन्फिडेंस रख के जाना है। मैंने अभी तक बहुत सारे मेंस दिए हैं, कईयों में मैं पास हुई हूँ, कईयों में मैं फेल हुई हूँ, लेकिन फाइनली एसबीआई क्लर्क मेंस मैंने निकाल लिया तो वहां पे आपकी एक जॉब लग जाती है। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कट ऑफ से कितने नंबर ऊपर चाहिए होते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस में ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें आपको कट ऑफ से कितने भी नंबर ऊपर नहीं चाहिए होते। इंटरव्यू वगैरह कुछ होता नहीं है। हाँ, अगर आप दूसरे स्टेट से भरे हो या वो जो स्टेट की लैंग्वेज है जहां से आपने फॉर्म फिल किया है, अगर वो आपको नहीं आती, आपने 10-12 में नहीं पढ़ा है बेसिकली, तो आपका एलपीटी होगा, वो आपको देना होगा बस। लेकिन वो भी आपका डीवी के टाइम होगा। ये पूरा मतलब अभी आप मेंस क्लियर कर लिए, आपको ईमेल्स आएंगे, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और फिर तब जाके वो उस टाइम पे आपका एलपीटी होगा। तो अभी उसमें कुछ भी नहीं होना है, कट ऑफ से कितने भी नंबर ऊपर नहीं चाहिए। लास्ट मिनिमम कट ऑफ जो जा रही है वो अगर आपका मार्क्स अगर उतना आ गया है तो आप मेंस क्लियर कर लोगे। और अगर कभी कभी तो उसमें अगर कुछ पॉइंट से आप रह जाओ, लाइक 0.25 से 0.5 से एकदम मिनिमम में रह जाओ, तो फिर आपका वेटिंग लिस्ट में भी क्लियर हो जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ भी वेटिंग लिस्ट में लोगों का क्लियर हुआ है, एग्जाम लोग आए हैं, ज्वाइन किए हैं बैंक। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स है जब मैं फेल हुई तो क्यों फेल हुई। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड थी, लेकिन स्टिल मैं जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई एग्जाम में। हर बार मुझे लगता था कि मैंने सही पढ़ा है, मैं मेहनत की हूँ, मैं कंसिस्टेंट थी, सब था, लेकिन फिर भी मैं फेल हो गई। तो ये हो जाता है जब आप वहां पे जाके कुछ ऐसा कर दो या आप एकदम सही मेंटल स्टेट में ना हो। तो मैं आपको अभी कुछ रीजंस बता देती हूँ। ये गलती आपको लुकआउट करनी है, आपको ये गलतियां नहीं करनी है अगर आप इनकेस कर रहे हो तो सबसे पहला है कि अपनी वहां जाके एग्जाम की स्ट्रैटेजी चेंज कर देना। ये मैंने कई बार किया है कि मॉक्स में मैं कुछ डिफरेंट कर रही हूँ, मॉक्स में मैं बहुत कामली बना रही हूँ, पहले मैं वन लाइनर वाले क्वेश्चन बना रही हूँ, पहले कुछ बना रही हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में जाके मुझे कोई पजल दिखा तो मैं वो पजल को उठा लिया पहले, है ना, वहीं पे 10-15 मिनट दे दिए, टाइम वेस्ट कर दिया, ना वो बन रहा है ना कुछ। क्योंकि पहले वो वन गो में इजी लग रहा था तो मैंने पहले उसको बनाने के लिए ले लिया, लेकिन अब वो बन नहीं रहा और वो एक अलग टाइप का पैनिक क्रिएट कर दिया कि मेरा टाइम जा रहा है, मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं है। तो इस तरह का जब आप करते हो, आप मॉक्स में जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो वो ही स्ट्रैटेजी आपको वहां जाके फॉलो करनी है। ये कभी नहीं करना कि आप मॉक में आप वन लाइनर्स पहले बना रहे हो, पहले क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बना रहे हो, वहां पे जाके आप पजल ही उठा लिए या कोई इनपुट आउटपुट का डिफिकल्ट सा चीज उठा लिया, आपको देख के लग रहा है कि इजी होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ जो आपका सेकंड पॉइंट है कि अभी क्या होता है ना, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अभी एंड के डे में फटाफट मॉक पे मॉक लगाता हूँ, मॉक पे मॉक लगा लगा के प्रैक्टिस कर लूंगा, मतलब 4-5 दिन, और फिर वहां जाके मैं एग्जाम दे आऊंगा अच्छे से। तो ऐसा कभी नहीं होता है। पहली बात तो आपको एंड के डेज में 1 या 2 मॉक लगाने चाहिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। और उन मॉक्स को लगा के मॉक को एनालाइज करना जरूरी है क्योंकि मॉक से आपको कुछ सीखना रहता है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, परसेंटाइल नहीं आ रहा, या मॉक के नए नए क्वेश्चन देख के आपको एक अलग टाइप का पैनिक क्रिएट हो रहा है, अलग ही कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो आप एग्जाम में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको हमेशा यही वाली फीलिंग रहेगी कि मैं बहुत अंडर प्रिपेयर्ड हूं, मैंने कुछ प्रिपरेशन की नहीं, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। जो आपको आता भी रहेगा एग्जाम में जाके आप वो भी बिगाड़ आओगे। क्योंकि ये मैंने किया था, मैंने एंड के डेज में, मतलब 4 दिन है तो मैंने 3 मॉक लगभग लगा दिए और उनको ढंग से एनालाइज भी नहीं कर पाई थी। और एग्जाम में जाके ऐसा लग रहा था कल के मॉक में तो इतने नंबर आए थे, अभी पता नहीं कैसा जाएगा। तो एग्जाम के एक दिन पहले तो आपको एनीवेज मॉक नहीं लगाना है। और मैं आपको वही बोलूंगी कि अगर आपके मॉक्स में अच्छे परसेंटाइल, अच्छा मार्क नहीं आ रहा है तो अभी आप मॉक बिल्कुल ना लगाएं। आप टॉपिक टेस्ट से और इन सारी चीजों से अपना प्रैक्टिस करें ताकि प्रैक्टिस आपकी होती रहे, लेकिन वो प्रेशर और डिमोटिवेशन आपके अंदर ना आए। और आपको प्रैक्टिस किससे करनी है, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो, आपको गाइडली का पीडीएफ बंडल रख लेना चाहिए अपने पास, क्योंकि वो एकदम ना हैंडी होता है आपके लिए। जब आपको मॉक नहीं लगाना हो, कुछ नहीं है, कुछ पीडीएफ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं है, आप वहां से कभी भी रिलाय रह सकते हो उस पर, कभी भी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में आज ही डाली थी, गाइडली का कुछ ऑफर चल रहा है, आपको बहुत चीप रेट में मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ बंडल मिल रहा है, लेकिन आप मेरा सेव 12 कोड लगा लोगे, आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। सो यस, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ वहां पे ऑफर्स, ये वो कुछ ना कुछ पता चलते रहते हैं। एंड आप मेरा कोड लगा के गाइडली के मॉक टेस्ट भी ले सकते हो अगर आप 2024 एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो। थर्ड जो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, ये मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आपको वहां पे जाके एग्जाम में एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। मैंने बहुत बार बोला है और उसके बाद मुझे कई बार कमेंट भी आया है कि एक्यूरेसी का क्या लेना देना है, एक्यूरेसी से कुछ नहीं होता है मेंस में। प्री में एक बार समझ आ जाता है, मेंस में एक्यूरेसी
मैटर नहीं करती। ये आप लोगों के कमेंट है, आई डोंट नो कौन कौन ऐसे कमेंट्स करता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ। आप सोचो, आपने मेहनत करके एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपने रीजनिंग का कोई एक डीएस का क्वेश्चन जिसमें 3-4 मिनट देकर बनाए हैं उस क्वेश्चन को, है ना, वो क्वेश्चन मेहनत से बना है, जो एक्यूरेट उसका आंसर आ गया है, आपको पता है कि ये सही होगा, ये मेरे को मार्क्स देगा ही देगा, और आप बाद में जाके कुछ ऐसे क्वेश्चन टिक लगा रहे हो, जीए के लगा रहे हो या किसी के भी ऐसे क्वेश्चन टिक लगा रहे हो जो आपको, जिसमें आप 100% श्योर नहीं हो। 100 तो क्या, आप 70-80% भी श्योर नहीं हो, 40-50% आप रिस्क लेके जाके टिक लगा दे रहे हो। आप सोचो आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया, और गलत हो गया, जो सही क्वेश्चन आपने मेहनत से बनाया उसके मार्क्स ले गया, वो उसकी मेहनत ले गया। एट द सेम टाइम यू नेवर नो कि आप वो एक नंबर से ही आप फाइनल कट ऑफ क्लियर करने से रह जाओ। तो मतलब आपको क्यों ये रिस्क लेना है? मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आप रिस्क लो, पर 70-80% श्योर हो तभी लो, जब आपको पता है कि हाँ मतलब राजस्थान या महाराष्ट्र में से ही एक ऑप्शन है, आपको इतनी ज्यादा इंट्यूशन है, तब आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके कि क्या हो सकता है सोच समझ के लगा सकते हो। ये नहीं कि आपको 4 ऑप्शन का किसी का कुछ अता पता नहीं है, जाके टिक लगा दिए हैं एनीवेज, तो ये नहीं करना है। आई नो कभी कभी वो चीज सही भी हो जाती है कि आपने टिक लगाया सही बैठ गया, बट यार मैक्सिमम टाइम इट कैन नॉट बी राइट। नहीं तो सब लोग ऐसे तुक्के लगा लगा के ही, मतलब टिक लगा लगा के ही सही बना लेते हैं, पेपर निकाल लेते हैं। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। जो मेहनत करके पढ़ के जा रहा है अल्टीमेटली एग्जाम वो ही क्लियर करेगा। बेटर है अपनी एक्यूरेसी मत बिगाड़ना। रीजनिंग क्वांट यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं होता है, 1 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन होता है। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है। ऑल्सो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होता, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ का टेंशन भी नहीं लेना है कि मतलब कट ऑफ कैसे क्लियर होगी, जे की कट ऑफ कैसे क्लियर होगी, मैं टिक नहीं लगाऊंगा, तो ये वाला टेंशन नहीं है। तो बेटर है कि एक्यूरेसी मेंटेन करो। आपका 4th पॉइंट है वो ये है कि वहां जाके गलत क्वेश्चन पिक कर लेना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये देख के लगता है कि आप ये वाला क्वेश्चन बना लोगे, जैसे कि आपने टाइम एंड वर्क घर पे बहुत प्रैक्टिस की है, आपका टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा, वो एक अच्छा पोर्शन है, स्ट्रांग है। वहां पे जाके आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिखा, हम क्या करते हैं जनरली फट से उठा लेते कि यार ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बन जाएगा, हम बनाना चालू कर दिए। बट क्या हो गया, 2-3 मिनट उसको दे दिया, टाइम दे दिया, कुछ कहीं अटक गई या कुछ ऐसा हुआ कि वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, और वो क्वेश्चन आपका मतलब नहीं मार्क्स दे पाएगा वो आपको, और टाइम और वेस्ट कर रहा है आपका, क्योंकि 2-3 मिनट दे देना एक क्वेश्चन को, उसके बाद भी अगर वो प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो मतलब कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो ये जजमेंट ले लो, 3 मिनट 4 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम ये जजमेंट ले लो कि ये क्वेश्चन आपको आगे बनाना है कि नहीं। नहीं ही बन रहा तो उसको छोड़ दो। वहां पे ज्यादा ईगो नहीं लाना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे टाइम एंड वर्क ना बने, मैं घर पे बना लेता था, इजीली बना लेता था, टफ से टफ बना लेता था, यहां नहीं बन रहा। इस तरह का ईगो नहीं लेना है, क्योंकि जब आप जॉब में भी होते हो आपको बहुत सारी डिसीजंस लेनी पड़ती है। आप यहाँ पे भी चीजों को अगर ईगो में लेके चलोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। तो यही सेम चीज आपको एग्जाम में अप्रोच होती है। आपका एग्जाम होता ही इस तरीके से कि आप रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर सको अपने जॉब में, राइट। तो अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगे, कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि मतलब 2-3 मिनट दे दिया है नहीं बन रहा, उसको प्यार से वहां छोड़ो, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि ये नहीं बन रहा तो दूसरा कोई बनेगा, और बेटर यही है कि 3 मिनट के अंदर जजमेंट ले लिया जाए, नहीं बन रहा लीव इट एंड स्किप। और हाँ, बाद में अगर कुछ भी ना बने पूरे पेपर में तो आप वापस इस क्वेश्चन में आ सकते हो, उसको मार्क को रिव्यू कर दो, उसको वापस आ सकते हो कि अब शायद बन जाए, या फिर आपका माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है दूसरे क्वेश्चंस बना के, तो फिर शायद वो चीज, वो जो गलती आप पहले कर रहे हो वो गलती आप अभी ना करो। ऐसा हो जाता है कई बार, तो आप बाद में उस चीज को पिक करें, लेकिन उस टाइम पे इंस्टेंटली आपको एकदम डिसीजन ईगो में लेकर उसको 7-8 मिनट दे दिए, टाइम बर्बाद कर दिया, ये वाली चीज नहीं करनी है। बहुत बड़ा मिस्टेक है जो एस्पिरेंट्स करते हैं। मैंने भी किया है, मैंने कई बार किया है, और इसलिए मैं लास्ट ईयर IBPS PO का क्वांट का सेक्शन नहीं निकाल पाई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं कुछ भी कर रही थी वहां पे, और जबकि से मैं पूरी प्रिपेयर्ड थी, अच्छे से पढ़ लिख के गई थी, बट स्टिल वहां जाके पूरा मतलब गड़बड़ कर दिया था। लास्ट हमारा जो एक, मैं आपको एक चीज बोलूंगी, लास्ट पॉइंट आपका, कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले अच्छे से नींद लेनी है, आपको सोना है अच्छे से। ये नहीं कि एकदम इतने टायर्ड हो, ऑलरेडी एग्जाम देने गए हो इतने टायर्ड अपना बॉडी लेकर। सो ये मैंने किया है, क्योंकि आपकी आंखें, मेरी आंखें भी जल रही है, सब है, बट बैठ के वहां पे मेंस दिए जा रहे हैं, जो कि मेंस एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। 3 घंटे लगभग का तो आपका एग्जाम ही होता है, उससे ज्यादा का ही, और आपका जाने का आने का सब मिला के 5-6 घंटे पूरे आपके निकल जाते हैं, राइट। आपको अपने आप को अच्छे से खा पी के, मतलब अपने आप को अच्छे से फिजिकली सही रख के जाना है, ताकि आपका माइंड सही से वर्क करे। ये नहीं कि एकदम सोए नहीं है रात भर, इतना स्ट्रेस ले लिया है, टेंशन ले लिया है, आंखें एकदम जल रही हैं, स्क्रीन देख नहीं पा रहे हैं, इस तरह का मत करना। मैं कर चुकी हूँ अपने साथ, आई डोंट वांट कि आपके साथ हो। एंड ओवर थिंक नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन करना, काम रहना अपने आप में। ओवर थिंक करने से क्या होता है, मतलब ओवर थिंक एज इन वहां पे क्या हो रहा होता है, वहां पे जनरली ये हो जाता है कि आप बैठे हो, आपको ऐसी चीजें याद आ रही कि यार मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, मैंने इतने टाइम से दे रहा हूँ, एक बार भी नहीं निकला, इस बार नहीं निकलेगा तो क्या मैं फिर से दूंगा अगले साल, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची, घर वाले क्या बोलेंगे, इस तरह की चीजें वहीं पे याद आती है। आई थिंक ये वो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि वही स्पॉट में आपको जाके याद आता है कि घर में पापा ने एक बार ये बोल दिया था, अब
इस बार भी नहीं हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस तरह की चीजें आप ना सोचें, बेटर यही रहेगा। इसे होता क्या है, आप कुछ पजल बना रहे हो, कोई डीआई बना रहे हो, आपकी लिंक टूट जाती है वहां पे। अब आप पजल के बीच में आपको ये सारी चीजें याद आने लग गई, अब आपका लिंक टूट गया। आपने जो कंडीशन पढ़ा था, जो कंडीशन आप नोट करते हो, क्या है, नोट करते करते कंडीशन आपके माइंड मैपिंग होती जाती है, वो माइंड में ना कनेक्ट होता जाता है कि यहाँ पे ये दिया, वहां पे बैठ जाएगा जाके। लेकिन आपके बीच में थॉट्स अगर ब्रेक हो रहे हैं, कुछ बाहर की चीजें याद आ रही हैं, तो वो आपको नहीं बनाने देगा सही से। मुझे भी ये सब हुआ है, फिर मैं मेडिटेशन करा करती थी। एग्जाम में भी बैठे बैठे अगर आप जल्दी चले गए हो, कामली आप आंख बंद करके बैठो, ठीक है, थोड़ा सा ओवरथिंक ना करें, थॉट्स को थोड़ा फ्लो होने दो, थॉट्स को जाने दो, अपने माइंड में आकर जाने दो उसे कामली। एंड यही चीज आपको करना है, एग्जाम अच्छे से देकर आना है, और वो 3 घंटा सिर्फ आपका और आपके एग्जाम का रहेगा। वहां पे घर वाले, बाहर वाले, कोई पर्सनल लाइफ, कोई आपका पार्टनर, कोई भी माइंड में नहीं आना चाहिए। उस टाइम सिर्फ आप हो, वो 3 घंटे की लड़ाई है, उसे अगर जीत लिए तो लाइफ वहां से बदल जाएगी। और इतना ही बोलना था मुझे इस वीडियो में। आप न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। आई होप मैं आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लाती रहूं आगे। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।